मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो बच्चे? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, आज का जो कॉन्सेप्ट पे चर्चा करने वाले हैं खासकर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने लिविंग वर्ड्स के बारे में डिटेल में चर्चा किया था। 4 क्लासेस मैंने उसकी कंप्लीट की थी और कंप्लीट करने के साथ साथ जो एक्सरसाइज था वो भी हमने आपको कंप्लीट कराया था। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। और शाम के 5 बजे जैसे ही चैप्टर ये कंप्लीट होगा और उस चैप्टर के साथ साथ हम एक्सरसाइज भी कराने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले चैप्टर में कराया था। आप कहेंगे सर इतना दिन गायब कहाँ थे? तो मैं आपको बता दूं बच्चा, पुराना वाला जो पैनल था वो हमारी पूरी तरीके से ख़राब हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था, जिसको सेट करने में लगभग 1.5 से पौने 2 महीने का समय लग गया। ठीक है, तो अब लगातार एक बार हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे और शाम के 5 बजे वो हमारा जो प्रीवियस जो पहले समय निर्धारित था उसी टाइम पे हम आपसे फिर एक बार रूबरू होते रहेंगे और बराबर मिलते रहेंगे। एनसीईआरटी क्लास 11th की मैं आपको बराबर पढ़ाता रहूँगा और समय समय पे आपको नए नए कॉन्सेप्ट भी देते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने आपको ये जरूर पहले भी बताया है कि जब भी आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी पढ़ने के साथ साथ आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जितना आप शब्दों को तोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, जितना आप शब्द को तोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपको सरल कर देती है, सरल हो जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहला चैप्टर पूरी तरीके से सिंप्लीफाई किया था और ये जो क्लास है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक वो आपके दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायो के आधार पर एक ऐसा वर्गीकरण, एक ऐसा क्लासिफिकेशन जो बायो के आधार पर किया गया। क्यों किया गया थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि बायोलॉजी से ही हम लोग प्लांट के बारे में सीखते हैं और बायोलॉजी से ही हम लोग एनिमल के बारे में सीखते हैं और बायोलॉजी के ही द्वारा हम एनिमल की और प्लांट की जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लें या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर लें, सब कुछ हमने बायो से ही सीखा है। ठीक है, शायद बायोलॉजी ना होती, शायद ये जीव विज्ञान ना होता तो हमको किसी भी फील्ड में अध्ययन करने के लिए असुविधा होती। ठीक है, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि बायो के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया और उसी को, उन सभी कंटेंट को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट 2.1 में हमको क्या पढ़ना है? 2.1 में हमको ये देखना है, कलर थोड़ा से चेंज कर लें और कलर हम अगर ब्लैक बैकग्राउंड वाइट है तो रेड लेते हैं। ठीक है, या रेड थोड़ा सा कलर कुछ अच्छा लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप देखेंगे 2.1 की बात करें तो किंगडम मोनेरा का अध्ययन करेंगे, ध्यान रखिएगा। और 2.2 में हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में चर्चा करेंगे। किंगडम 2.3 में फंजाई के बारे में चर्चा करेंगे और 2.4 की बात करें तो प्लांटी और 2.5 में एनिमेलिया के बारे में चर्चा करेंगे और 2.6 की बात करें तो वायरसेस और वायरस और लाइकेन के बारे में चर्चा करेंगे। आपने एक चीज़ देखा होगा कि इन सभी को एक अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया। वो सेक्शन क्या है? ये किंगडम है, ये किंगडम है, ये किंगडम है, ये भी किंगडम है। तो सभी के सभी क्या है? किंगडम है। लेकिन यहाँ पे जब आप दूसरी तरफ देखेंगे तो सभी का बायोलॉजी के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी के आधार पर सब का क्लासिफिकेशन किया गया, सबको अलग अलग वर्ग में रखा गया। तो इसी आधार पे ये चैप्टर को पूरी तरीके से
डिजाइन किया गया है, जो हम लोग एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है और पहली लाइन क्या कहती है। पहली लाइन क्या कह रही है थोड़ा समझिएगा। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, ध्यान दीजिएगा, सभ्यता के समय से, जब आपने सभ्यता जब चालू हुई थी तो उसी समय से यहाँ पर क्या हुआ था, देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को ढेर सारे स्टेप लिए गए और उस स्टेप में इनको क्लासिफाई करने का प्रयास किया गया, और जो क्लासिफाई करने का जो प्रयास किया गया, इट वाज डन इंस्टिंक्टली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वेयर साइंटिफिक। ऐसी क्राइटेरिया, ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं थी जो साइंटिस्ट हो, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो। ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो, क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ था कि जो हमारे पूर्वज थे उनको विज्ञान के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन सब ने क्या किया, एक छोटा सा प्रारंभ, एक छोटा सा शुरुआत करने का प्रयास किया, जिसमें इन्होंने साइंटिफिकली नहीं बल्कि नीड के आधार पर, बट बॉर्न आउट ए नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ऑन यूज फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति के लिए 3 चीज़ों की सर्वाधिक जरूरत पड़ती है, रोटी, कपड़ा और मकान। यहाँ पे वही 3 चीज़ें हैं, फूड के आधार पर, आवास के आधार पर और कपड़े के आधार पर, कि ह्यूमन बॉडी कौन सी चीज का यूज करेगा उसके आधार पर सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अगला है, अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल के बारे में आप सभी जानते हैं कि अरिस्टोटल एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने बायोलॉजी को एक नया रूप दिया था। क्या दिया था कि अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था ये पूरा का पूरा किस आधार पर था, बायोलॉजी के आधार पर। तो पहला क्या था, 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या याद रखना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट ये है कि फूड और रोटी कपड़ा के मकान पर इन्होंने किया, और फिर अरस्तु है, अरस्तु ने क्या किया कि अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन का सबसे ये बेसिक आधार इन्होंने बनाया। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। इन्होंने क्या किया था, किसी भी प्लांट का जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर है, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब किसी भी प्लांट का जो हम बाहरी से देख पाते हैं, बाहर से विजिबल कर पाते हैं और बता पाते हैं कि इसका ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या क्या करेक्टर हमको दिखाई दे रहा है। जैसे प्लांट की बात करें तो प्लांट में हमको रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये सारी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इन्होंने उन्हीं करेक्टर के आधार पर इनको क्लासिफाई किया, किसको, प्लांट को, और किस आधार पर, ट्री के आधार पर, श्रब के आधार पर और हर्ब्स के आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल इनटू 2 ग्रुप, और इन्होंने एनिमल को क्या किया था, 2 ग्रुप में डिवाइड किया। कितने ग्रुप में, 2 ग्रुप में। दोज विच हैड ए रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। इन्होंने क्या किया था, प्लांट को तो ट्री, श्रब और हर्ब में डिवाइड किया, लेकिन जब इन्होंने एनिमल की बात की तो एनिमल में इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, जिसमें एक में ब्लड प्रेजेंट था और दूसरे में ब्लड एब्सेंट था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। एनेमा और इनेमा के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते हैं तो यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा। इनेमा क्या होता है, जहाँ पे ब्लड प्रेजेंट होगा, और एनाइमा क्या होता है, जहाँ पे ब्लड एब्सेंट होता है। क्या होता है, ब्लड पूरी तरीके से एब्सेंट होता नहीं पाया जाता है। ऐसे करेक्टर को क्या कहते हैं, एनाइमा कहते हैं। और इसी को बेस को बनाकर अरिस्टोटल ने एनिमल को अलग किया और डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा बच्चा और आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद लीनियस एक साइंटिस्ट थे। इन द लीनियस टाइम, लीनियस के समय में
टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का टू किंगडम सिस्टम कौन दिया था? लीनियस ने दिया था। और इन्होंने क्या कहा थोड़ा समझिएगा कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, पहला तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि इस कॉन्सेप्ट को कौन दिया, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। ठीक है, इसमें दो चीज़ें थी, एक था आपका प्लांटी था और दूसरा आपका एनिमेलिया था। प्लांटी में प्लांट आएगा और एनिमेलिया में एनिमल कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूड ऑल प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब इन्होंने प्लांट को डिवाइड किया तो प्लांटी में प्लांट को जो है प्लांटी में और एनिमल को एनिमेलिया के अंतर्गत इनको रखा। ठीक है, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। लेकिन ये जो टू किंगडम सिस्टम था जिसको लीनियस ने दिया, यहाँ पे ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी कि आखिर कैसे और इसको अलग किया जाए। तो इन चीज़ों में बड़ा दुविधा था कि ये क्लियर नहीं कर पाया था। दिस सिस्टम डिज नॉट डिस्टिंग्विश, ये सिस्टम पूरी तरीके से नहीं अलग कर पाया किसको, यूकैरियोटिक के कैरेक्टर को और प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर को ये अलग नहीं कर पाया। और क्या नहीं कर पाए, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग नहीं कर पाए। और क्या नहीं कर पाए, फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटोसिंथेटिक को अलग नहीं कर पाए। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या हो गया, ग्रीन एल्गी, और नॉन फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या हो गया, फंजाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ए प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन। ध्यान रखिएगा, जो ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन किया गया था प्लांट में या हम एनिमल की बात करें, बड़ी आसानी से किया गया था। वाज इजली टू अंडरस्टैंड, और जिसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता था। बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें और घुसते गए और प्रयास करते गए या और नंबर पे इनको क्लासिफाई किया जा सके, तो वहाँ पे ये जो टू किंगडम सिस्टम था लीनियस का, यह पूरी तरीके से फेल हुआ। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है, हेंस द टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन यूज्ड ए फॉर लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। ये अगर टू किंगडम सिस्टम को लंबे समय तक देखा गया कि ये पूरी तरीके से यूजफुल नहीं कर पा रहा था। हालांकि शुरुआती में तो योगदान था, लेकिन बाद में इनका योगदान कम होने लगा। तो प्रयास आगे क्या किया गया देखिएगा, बिसाइड द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, देखा बिसाइड द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ए नीड वाज फिल्ड फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक। जब ये सारी चीज़ें नहीं हो पाए तो इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर को लिया गया। वो कौन कौन से कैरेक्टर से थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वो ऐसे कैरेक्टर थे जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा, सेल के स्ट्रक्चर के आधार पर, ये जो आप देख रहे हैं सेल के कैरेक्टर के आधार पर सेल की संरचना कैसी होती है, पहला पॉइंट इन्होंने नोट किया। दूसरा पॉइंट नेचर ऑफ वॉल, ये ध्यान रखिएगा, ये कोशिका की जो वॉल होती है उसका नेचर क्या था। तीसरा कैरेक्टर इन्होंने क्या लिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ध्यान रखिएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया। उसके बाद हैबिट, आवाज़ क्या है, और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ध्यान रखिएगा रिप्रोडक्शन का कौन सी प्रोसेस थी, किसके द्वारा ये करते थे। और उसके बाद एक और कैरेक्टर लिया गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशन के आधार पर इनका आपस में संबंध कैसा था, इस बात को डिफाइन किया गया। ठीक है, यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। समय के साथ साथ आप भी जानते हैं कि हर चीज़ अपडेट होता है। ऐसे समझिएगा कि पहले कीपैड वाली मोबाइल आई, ठीक है, कीपैड के बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई, अपडेट होती गई और ये टच तक पहुँच गया और आगे पता नहीं ये कहाँ तक जाएगा। तो ये सब कुछ डिपेंड कर रहा था कि कितना आप किस तरीके से खोज करते हैं, और समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद दो प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम हैव बीन कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा, प्लांट और एनिमल हैव बीन ए कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। प्लांट और इसमें सब कुछ पूरी तरीके से अलग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे कि प्लांट हो या एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, दस अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग, जिसमें कोई भी चीज़ का परिवर्तन किया जा सकता है और उनके नंबर के साथ साथ किसी भी किंगडम का नेचर के बारे में हैव बीन आल्सो अंडरस्टूड डिफरेंशियली बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। समय के साथ साथ आप भी जानते हैं कि सब ऑर्गेनिज्म में परिवर्तन हुआ है और सब में ढेर सारे परिवर्तन भी हुए हैं। ऐसे समझिए कि पहले क्या था कि हमारी बॉडी ऐसे नहीं थी जिस तरीके से हम आज लोग दिखते हैं। पहले क्या था यही बॉडी माथा चौड़ा होता था, जबड़े बड़े होते थे, हाथ की उंगलियां बड़ी होती, नाखून बड़े होते और खड़े नहीं चल पा रहे थे तो बैठ के या लेट के हम लोग चलते थे, ठीक है ना। मतलब हाथ का भी यूज करते और पैर का भी यूज करते। लेकिन एक ऐसा समय आया, समय के साथ साथ आप भी जानते हैं ढेर सारी चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं। तो और ये चैप्टर भी हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या है। एक साइंटिस्ट थे आर.एच. व्हिटकर ने क्या किया कि इनके 5 कैरेक्टर के आधार पर इनको अलग करने का प्रयास किया। कैसे किया, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 5 किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक क्या हम बात करें तो क्या क्या कैरेक्टर लिए थे मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि जब भी कैरेक्टर की बात की जाए तो कैरेक्टर में आपको सेल का प्रकार कैसा था, सेल का वाल कैसी थी, सेल की कोशिकाओं की दीवारें कैसी थी और न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन, ध्यान रखिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट होगा और इनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, भोजन का मोड क्या होगा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 किंगडम में ये 4 कैरेक्टर लिखिए और सेल के टाइप के आधार पर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, यही 5 कैरेक्टर जो 5 किंगडम के द्वारा आर.एच. व्हिटकर के द्वारा दिया गया था, उन्हीं 5 कैरेक्टर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो यहाँ पे सेल के आधार पर मोनेरा की बात करें तो मोनेरा कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। कैसा होता है, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। कैरियोटिक का मतलब कैसा होता है, न्यूक्लियस। ध्यान रखिएगा जहाँ पे न्यूक्लियस पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड नहीं था ऐसे कैरेक्टर को मोनेरा कहा गया। जबकि आगे आप देखेंगे जितने भी कैरेक्टर आप चाहे प्रोटिस्टा की बात कर ली, चाहे फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सब में आपको यूकैरियोटिक ही देखने को मिलेगा। क्योंकि यू का मतलब क्या होता है, ट्री होता है और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसका मतलब सभी में न्यूक्लियस पूरी तरीके से प्रेजेंट थे। दूसरा कैरेक्टर क्या कह रहे हैं, सेल वॉल की बात कर लेते हैं। सेल वॉल की बात कर लीजिए। सेल वॉल जो मोनेरा में पाया जाता है वो नॉन सेलुलोजिक होता है, मतलब सेलुलोज यहाँ पे नहीं होगा। पॉलीसेक्राइड के साथ साथ क्या होगा, अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द सम, प्रोटिस्टा में ये पाया जाता है। और ये फंजाई की बात करें तो इनका जो सेलवाल है काइटिन प्रेजेंट मिलेगा। सबसे यूनिक कैरेक्टर है फंगस का कि पूछा गया है कि सर ये बताएं कि काइटिन आपको किस में देखने को मिलता है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। प्लांटी की बात कर लेते हैं। प्लांटी में आपको सेलुलोज देखने को मिलेगा और एनिमेलिया में सेलवाल पूरी तरीके से एब्सेंट होगा, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं तो मोनेरा में पूरी तरीके से एब्सेंट होगा और बाकी सब में ये प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि सभी अगर यूकैरियोटिक है, यदि सभी में न्यूक्लियस है, तो इनके सारे कैरेक्टर क्या होंगे, सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगा। बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन अगर आप जानते हैं कि किसी भी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले जो शुरुआत किया गया था वो किसके आधार पर था, सेल के आधार पर।
पर, और सेल किसमें था, मोनेरा में। मोनेरा में कौन सा, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी और चीज़ें बदलती गई, तो यूकैरियोटिक में सेलुलर के आधार पर, फिर मल्टी सेलुलर के आधार पर, मल्टी सेलुलर के साथ साथ यहाँ पे जो टिश्यू था ये थोड़ा सा कमज़ोर था, लेकिन जैसे ही प्लांटी में आ गया ये टिश्यू मजबूत हो गया, और मजबूत होने के बाद टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम की तरफ ये मूवमेंट करता रहा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में कीमोसिंथेटिक कैसा होता है, कीमोसिंथेटिक होते हैं, और फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉफिक या सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक नेचर में आपको देखने को मिलेगा। ऑटो का मतलब क्या होता है, जो अपना भोजन स्वतः बना ले। कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल के द्वारा अपना भोजन बनाए। फोटोसिंथेटिक मतलब भोजन अपना फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। और ये हेटरोट्रॉपिक नेचर में तीन तरीके के, एक होता है सैप्रोफिटिक, और सैप्रोफिटिक के साथ पैरासिटिक नेचर में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रोटिस्टा की बात कर लेते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉफिक होते हैं। तीसरा हेटरोट्रॉफिक के साथ साथ सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक होता है। और प्लांटी की बात कर लेते हैं तो ऑटोट्रॉफिक ये फोटोसिंथेटिक, और हेटरोट्रॉफिक कैसा था, होलोजोइक के साथ साथ सैप्रोफिटिक स्ट्रेसा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, आर.एच. विटकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1969 में क्या दिया था, 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको कुछ भी भूलना नहीं है, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था, आर.एच. विटकर ने दिया था। कब दिया था, 1969 पे। यहाँ पे 2-3 पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि 2 किंगडम सिस्टम लीनियस ने, 3 किंगडम सिस्टम कौन दिया था, हैकल ने दिया था, और 4th किंगडम सिस्टम कॉपलैंड ने, और 5 जो है विटकर ने, और 6 जो है कार्लोस ने दिया था, ठीक है। तो किंगडम डिफाइंड बाय हिम वेयर नेम्ड, यहाँ पे आप देखेंगे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय देम इंक्लूड द सेल स्ट्रक्चर, इसमें इन्होंने कौन कौन से क्लासिफिकेशन करने के लिए कौन कौन से कैरेक्टर को इन्होंने यूज्ड किया था, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सेल की संरचना, सेल की स्ट्रक्चर के आधार पर, इनकी बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या था, रिप्रोडक्शन क्या था, और रिप्रोडक्शन के साथ साथ इनकी प्लांट में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या था, इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के में क्या जो है संबंध था, ठीक है। इन सभी चीज़ों के 2.1 गिव राइज ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम। यहाँ पे अगर हम कंपैरेटिव अकाउंट की बात करें, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा किसमें, 5 किंगडम सिस्टम में, ठीक है। अगला पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, एक एक लाइन हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपकी विजिबिलिटी बड़े अच्छे से सब कुछ समझ में आए। चलिए देखते हैं। 3 domain system has also been proposed by that divide the kingdom Monera into, मोनेरा को किसको 2 डोमेन में डिवाइड किया गया था, लिविंग रिमेनिंग द यूकैरियोटिक सिस्टम इन थर्ड डोमेन, जबकि यूकैरियोटिक के 3 डोमेन में, मोनेरा को 2 में और यूकैरियोटिक को 3 डोमेन में, देयर बाय द 6 किंगडम, और आगे इनको 6 किंगडम में इनको क्लासिफिकेशन किया गया। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इज डिटेल इन हायर क्लासेस में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो इतना आपके सिलेबस में हम लोग उसी को टच करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आगे की तरफ। लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस दैट क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्लीस्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन इंक्लूडेड, जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसमें क्या क्या इंक्लूड था, थोड़ा ध्यान देखिएगा। यहाँ पे याद ये रखना है कि जब शुरुआती दौर में अर्लियर क्लासिफिकेशन किया गया तो सिस्टम इन द बैक्टीरिया
क्या क्या बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस, मॉसेस, ठीक है, फर्न और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर द प्लांट में रखा गया है। सबको किस में रखा गया? प्लांट में। यहाँ तक कि बैक्टीरिया को भी रखा गया था, लेकिन बैक्टीरिया को बाद में अलग कर दिया गया था। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट द ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड ए सेल वॉल इन देयर सेल। इनके सेल में क्या होता है? सेल वॉल, ठीक है। They placed together the group which widely different in the other characteristic brought together the prokaryotic bacteria and the, यहाँ पे आप देखेंगे कि जब इनको अलग किया गया तो किसके आधार पर? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जो यहाँ पे बैक्टीरिया इंक्लूड किया गया था उसी को बाद में अलग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इनके सेवाल के कैरेक्टर क्या थे? अलग थे। और मैं आपको बता दूं कि ब्लू ग्रीन एल्गाई, ब्लू ग्रीन एल्गी को भी साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये बहुत कंफ्यूजन करता है, ठीक है ना। तो जब भी आपको ब्लू ग्रीन एल्गी दिखे तो आपको बी के साथ साथ सी याद रखना है, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। दैट अदर ग्रुप विच वेयर यूकैरियोटिक, जो कैसा होता है? यूकैरियोटिक नेचर का। इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर, ये सभी ग्रुप में होते हैं। तो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द मल्टीसेलुलर वन से दैट फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा आर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी के अंतर्गत इन सभी को रखा गया है। दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएटेड बिटवीन, यह क्लासिफिकेशन हेट्रोट्रॉफी को डिफ्रेंशिएटेड नहीं करता। जैसे कि ग्रुप फंजाई की बात कर लीजिए, ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट, यह ध्यान रखिएगा, ऑटोट्रॉपिक जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनको एंड दोज दे सो आल्सो सो ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन सेल वॉल कंपोजिशन। इन सभी कैरेक्टर का किसके आधार पर डिफाइन किया गया? कि इनकी सेल की कंपोजिशन कैसी है, ठीक है ना। जबकि हम फंजाई की अगर हम बात करें तो फंजाई में आप देखेंगे इन देयर वॉल ग्रीन प्लांट हेड सेलुलोज। जबकि थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्या याद रखना है? थोड़ा देखिएगा, इन देयर सेल वॉल विल द ग्रीन प्लांट हैड सेलुलोज। जबकि ग्रीन प्लांट की जब भी आप चर्चा करेंगे तो आपको सेलुलोज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सेलुलोज। ग्रीन प्लांट का मतलब क्या होता है? सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक वेर कंसीडर्ड द फंजाई वेयर प्लेस्ड इन ए सेपरेट किंगडम, जिसे हम क्या कहते हैं? किंगडम फंजाई कहा जाता है। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर ग्रुप्ड टुगेदर द अंडर किंगडम मोनेरा में इनको रखा गया। किसको? प्रोकैरियोटिक को मोनेरा में। एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। ध्यान रखिएगा, जब यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा की बात की जाए तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला की बात करें तो अर्लियर सबसे पहले इनको एल्गी में रखा गया। किसके साथ? प्लांट के साथ। एंड द बोथ हैविंग सेल वॉल, क्यों? क्योंकि दोनों के पास क्या था? सेल वॉल प्रेजेंट था। एंड द पैरामीशियम एंड अमीबा विच वेयर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम विथ लैक सेल वॉल, लेकिन बाद में इनको क्या किया गया? अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि एनिमल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट था। इट हैज पुट टुगेदर द ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन, जब पहली बार क्लासिफिकेशन किया गया तो ये प्लेस्ड डिफरेंट काइंड, तो इनका जो अलग गांव था अलग किया गया। दिस हैपेंड बिकॉज देयर क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज, इनका वर्गीकरण चेंज किया गया। दिस काइंड ऑफ द चेंज विल टेक प्लेस इन फर्दर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन द अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनके जो इंडिविजुअली कैरेक्टरिस्टिक थे ये एक अलग करने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था। दूसरा, एवोल्यूशन के अंतर्गत रिलेशन क्या था, ठीक है ना। ओवर टाइम, ध्यान रखिएगा, ओवर टाइम की अगर हम बात करें तो ओवर टाइम an attempt has been made to evoke a classification system which reflect but is also phylogenetic। ये क्या करता था? ये रिफ्लेक्ट करता था phylogenetic को, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा
क्या कह रहा है कि बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन रिलेशनशिप। इवोल्यूशन रिलेशनशिप क्या होता है? एक ऐसा संबंध जो कोई भी चीज़, कोई भी स्पीसीज अपडेट हो रही है, बढ़ रहे, तो उनका करेक्टर क्या होता है? धीरे धीरे चेंज होता रहता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। इन दिस चैप्टर स्टडी द किंगडम मोनेरा के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रोटिस्टा, फंजाई, व्हिटकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, प्लांट और एनिमेलिया का, कॉमनली रिफर टू प्लांट एंड एनिमल की रिस्पेक्टिवली, डिटेल सेपरेटली इन थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग मोनेरा के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और एक बार फिर से एनसीईआरटी बाय लाइन पढ़ेंगे। आपके संपर्क में जो बच्चे थे उनको सबको शेयर कर दीजिए। जितना पीछे थे उतने तेजी से हम एक बार फिर से कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, ओके।